हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू सीरीज में हम आज हमारी जो क्लास है वो यूनिट 5 से 10 तक की, वो तो आप देख ही लेंगे। तो यूनिट्स 5 से लेकर के 10 तक के जो भी क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर रखे हैं और साथ में हम व्याख्या भी जरूर देखेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि बच्चे देखते नहीं है ज़्यादा लॉन्ग क्लास को, तो इसलिए आप जरूर ये 10 क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, याद कर लेना, समझ लेना। मेला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया था। मेला आंचल आप सभी जानते हैं, मेला आंचल जो है ये किसका है, तो ये उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, और इसके अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया था। बावन की डीही का, शहीद स्मारक का, भारत माता का थान का, या चेथरिया पीर का। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा चेथरिया पीर का। ठीक है, मेला आंचल के अनुसार जो बावन दास का मृत्यु स्थल था उसको ग्रामीणों ने चेथरिया पीर का नाम दे दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है मेला आंचल, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और इसके अनुसार चेथरिया पीर का रूप दे दिया गया। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। मेला आंचल के मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें तो ये डॉक्टर प्रशांत, लक्ष्मी जो कि इसमें दासी है, वो उसे मठ में रखता है जो पुजारी होता है, बावन दास, बालदेव, तहसीलदार, विश्वनाथ, कमली और ममता। ठीक है, ये इसके मेला आंचल के मुख्य पात्र हैं, तो इनको आपको याद रखना है सारे पात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करना है, मिलान वाला क्वेश्चन है। सीलो, तारा, कनक, ऊषा। ठीक है, कौन सा किसका पात्र है। यहाँ पर हमें मतलब पात्र दे रखे, एक तरफ स्त्री पात्र है और दूसरी तरफ पुरुष पात्र है, और पुरुष पात्र जो कहीं ना कहीं उसका प्रेमी या पति है, तो उसके बारे में हमें बताना है इसका क्या संबंध क्या है और किस उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, तो शीलो, तारा, कनक और ऊषा, अगर हम इनकी बात करें तो ये सारे के सारे किसके किसके हैं, तो ये सारे ही जो पात्र हैं ये झूठा सच उपन्यास से हैं। कहाँ से लिए गए हैं, झूठा सच उपन्यास, जो कि किसका है, यशपाल जी का है। ठीक है, अब हम इसमें मिलान कर देते हैं। शीलो की अगर हम बात करें तो शीलो का पति या प्रेमी कौन है, तो शीलो का पति है ये रतन। ठीक है, तारा की अगर बात करें तो तारा असद, और कनक की बात करें तो कनक किसकी पत्नी है, तो कनक पुरी यानी कि जयदेव पुरी का नाम आता है। ऊषा राजेंद्र, ऊषा किसकी है, राजेंद्र की पत्नी है, पत्नी या प्रेमिका जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका याद रख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछा गया है, और ज़्यादा पुराना नहीं है, 2023 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, सीलो, रतन, तारा असद, कनकपुरी और उषा राजेंद्र। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसका मिलान कर सकते हैं। ए पे हमारा 3 आएगा, जो कि बी और डी दोनों में दे रखा है, और बी की अगर हम बात करें तो बी में आएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, जो कि बी में दे रखा है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जीवन परब की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधता से सुगंधित है। ये कथन किसके बारे में, जिल्द साज, बाग का माली, हल चलाने वाला, या भेड़ भेड़ चराने वाला। तो ये जो कथन है वो कहाँ से लिया गया है, मजदूरी और प्रेम निबंध से लिया गया है। ठीक है, वो देखकर आपको पता चल ही रहा होगा, मजदूरी और प्रेम, ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। और ये जो कथन है वो किसके बारे में कहा गया है, तो हल चलाने वाले के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो इस निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है, तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा। भारतवर्ष की उन्नति का मूल माना है भाई धर्म को। किसको माना है, धर्म को माना है, सभी उन्नतियों का मूल है धर्म। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को माना है। वे लिखते हैं, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है, निबंध है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है।
और वो कहते हैं कि अंग्रेजों की जो धर्म नीति और राजनीति है वो दोनों मिली हुई हैं और इसीलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। तो हमें भी हमारी उन धर्म को पहले उन्नति करनी चाहिए धर्म की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक कौन कौन से हैं। तो परीक्षा गुरु जो उपन्यास है ये आपको सभी को पता होगा, इस किसका है, श्रीनिवास दास जी का है, ठीक है। परीक्षा गुरु जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना, 1882 में आया था। इस उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। यहाँ पर कौन कौन से शीर्षक इसमें आते हैं तो हमें वो बताने हैं। दुर्जनता, ईश्वर, प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत या प्रेत भय। तो इसमें से हमारे देखो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी, डी और ई। तो इसका मतलब प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय। ये जो प्रकरण है आप जानते हैं, इसके अंदर 41 प्रकरण हैं। जो परीक्षा गुरु उपन्यास है वो 41 प्रकरण है उसके अंदर, और ये सारे उपकरण अभी हम यहाँ पर देखने भी वाले हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो एक बार आपको इनको पढ़ लेना है। आप अगर कहीं रुककर अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, बार बार उनका रिवीजन नहीं करेंगे तो पेपर पास करने का तो आप सोचिए ही मत, ठीक है। पेपर पास करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस जितनी की जाए उतनी ही कम है। तो यहाँ पर 41 प्रकरण एक बार बस आप पढ़ लीजिए। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, होशियारी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल, विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा पिय, सुरा यानी कि शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पवित्र, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, प्रामाणिकता आया है इसमें, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, अफवाहबारी, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य यानी कि नाउम्मीदी, चालाक की चूक, अदालत, मित्र की परीक्षा, हीन प्रभाव, बदरोवी, स्तुति, निंदा का भेद, धोखे की टही, इसमें टही है, धोखे की टट्टी पता नहीं, मैंने सुना था पहले क्या है, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमा अवधि, ठीक है। ये 41 प्रकरण है। एक बार इनको आप 1-2 बार पढ़ भी लेंगे तो भी आपको याद हो जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से भारतेंदु जी के निबंध कौन से हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध यहाँ पर हमें बताने हैं। वैष्णवता और भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है ये तो पक्का आएगा ही, इसलिए ये तो हमारे दोनों ऑप्शन गलत ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है तो हमारे उसमें लगा हुआ है सिलेबस में, ठीक है। और लेवी प्राण लेवी ये भी आपने जरूर नाम सुना होगा, ठीक है, इसका भी नाम आपने जरूर सुना होगा। तो सी और ई तो जरूर आएंगे, और एक है इसमें ए, वैष्णवता और भारतवर्ष, ठीक है। ए, सी और ई, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। इनके हम निबंध देख लेते हैं भारतेंदु जी के। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित निबंध है, वैष्णवता और भारतवर्ष, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, काल चक्र, बादशाह दर्पण, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये सारे निबंध आपको याद रखने हैं, क्योंकि भारतेंदु जी के 2 निबंध हैं जो कि हमारे सिलेबस में हैं, इसलिए उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखते हैं किस स्थान के लोग हैं जो बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। दक्षिणात्य, गौड़ देश, उज्जैनी या स्थानीय। तो इनमें से कौन से हैं, किस स्थान के लोग थे जो बड़े बड़े नखों यानी कि नाखूनों की बात कर रहा है। नखों का मतलब है नाखून, जो सभी जानते होंगे, नाखूनों को पसंद करते थे। तो कहाँ के लोग पसंद करते थे, तो ये करते थे भाई गौड़ देश के, ठीक है। गौड़ देश के जो लोग थे बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। ये मैं नहीं कह रही, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में ये प्रसंग आया है कि गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, और दक्षिणात्य के लोग छोटे नखों को। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किस स्थान के लोग छोटे नखों को पसंद करते थे, तो दक्षिणात्य आंसर आ जाएगा। द्विवेदी जी के अन्य निबंधों को एक बार देख लेते हैं। अशोक के फूल, आम फिर बोरा गए, कुटज, देवदारू, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, और श्रीष के फूल, ठीक है। ये सारे निबंध आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित कविताओं को रचना काल यानी कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में
लगाना है, यानी कि सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ है और बाद में किसका हुआ है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं एक बार पहले। देखो, असाध्य वीणा, परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम और अंधेरे में अलग अलग कविताएं दे रखी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असाध्य वीणा। तो असाध्य वीणा के अगर उनकी बात करें तो ये अज्ञे जी की रचना है और जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये आई थी 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 में। अगर परिवर्तन की बात करें तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, कविता है, ये कविताएं हैं सारी यूनिट 5 से ली गई हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की है परिवर्तन और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो आया था 1924 में। कुकुरमुत्ता की अगर बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद की है, सॉरी ये निराला जी की है ना, निराला जी की है कुकुरमुत्ता, और ये 1941-42 इसका मतलब समय आता है, 42 में आई थी और 43 में इसको कुकुरमुत्ता जो कहानी संग्रह है उसमें काव्य संग्रह में संकलित किया गया था। मोचीराम की अगर बात करें तो मोचीराम किसकी है, ये धूमिल की रचना है और ये आई थी 1972 ईस्वी में। ठीक है, मोचीराम 1972, और अंधेरे में ये मुक्तिबोध की है और ये आई थी 1964 ईस्वी में। ठीक है, 1964 ईस्वी में। अब हम चाहें तो इनको लगा सकते हैं एक बार। सबसे पहले इसमें कौन सी है, तो 1924 है, यानी कि परिवर्तन पहले होनी चाहिए, परिवर्तन बी में है, तो ए या सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 1924 के बाद कौन सी आती है, तो 1942 आती है, यानी कि सी, बी के बाद सी आना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इनको देख लीजिए। असाध्य वीणा 1961 में प्रकाशित हुई थी, परिवर्तन 1924, कुकुरमुत्ता 1942, मोचीराम 1972 और अंधेरे में 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, ये किस लेखक का है। परिंदे जो कहानी है निर्मल वर्मा जी की कहानी है, 1956 में इसका प्रकाशन वर्ष है, 1956 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और किस लेखक का है ये, प्रारंभ में जो अंग्रेजी भाषा का उदाहरण दिया है, अंतोन चेखव, कैथरीन मेन्सफील्ड, जियां पाल सार्त्र, ओ हेनरी। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है कैथरीन मेन्सफील्ड का। ठीक है, जो अंग्रेजी भाषा में उदाहरण दिया हुआ है कहानी के प्रारंभ में ही, वो कैथरीन मेन्सफील्ड का है। आगे देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे 1956 ईस्वी में कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह कैथरीन मेन्सफील्ड का है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस कहानी के प्रारंभ में या किस कहानी की शुरुआत अंग्रेजी भाषा के उदाहरण से होती है, तो वो होती है परिंदे कहानी की, क्योंकि उसमें कुछ जो टीचर हैं वो इंग्लिश वाले हैं, मतलब अंग्रेज हैं। परिंदे कहानी के अगर प्रमुख पात्रों की बात करें तो लतिका, मेजर, ग्रीश नेगी, सुधा, जूली, करीमुद्दीन, मी हुस्टन, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड। ठीक है, मेजर, ग्रीस नेगी, सुधा, जूली, ये सारे इनके पात्रों के नाम जरूर याद रख लेना, है ना। परिंदे कहानी को 1957 ईस्वी में अमृत राय ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया था। ठीक है, कब किया था, अमृत राय प्रेमचंद जी के बेटे थे, मुंशी प्रेमचंद जी के, और हंस पत्रिका में इसे प्रकाशित किया था। निर्मल वर्मा के अगर कहानी संग्रह की बात करें तो परिंदे 1960 में इनका कहानी संग्रह है। जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, और कव्वे और काला पानी 1983 ईस्वी, सुखा और अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी। ये इनके कहानी संग्रह है, इनको भी जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। जो इनका प्रथम सर्ग है प्रिय प्रवास का, वो केवल एक ही छंद में रचा गया है, तो ये छंद कौन सा है, शार्दूल विक्रीडित छंद, द्रुत विलंबित छंद, मंदाक्रांत छंद, या वसंत तिलका छंद। तो प्रिय प्रवास का पहला सर्ग एक छंद में लिखा गया है, ये छंद कौन सा है, तो ये है द्रुत विलंबित छंद। ठीक है, द्रुत विलंबित छंद ऐसे भी याद रख सकते हो, विलंबित यानी कि जो देर तक चलता है ना, लंबे समय तक चलता है ना, विलंब का मतलब तो देरी होता है ना, तो एक छंद यानी कि जो लंबे समय तक एक ही छंद चल रहा है, द्रुत विलंबित, ऐसे मतलब ट्रिक लगा लेना। देखते हैं इनके बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली साहित्य का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, 1914 ईस्वी में ये लिखा गया था। प्रथम सर्ग एक ही छंद में लिखा गया है। इसके अन्य काव्य संग्रहों की अगर बात करें तो रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, चोखे चौपदे 1924 ईस्वी,
चुभते चौपदे 1932 ईस्वी, कोरस कलश 1940 ईस्वी, कल्पलता 1937 और ग्राम गीत 1938 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय के अन्य काव्य ग्रंथ हैं। रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे और कोरस कलश, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है एक निबंध, लेकिन ये यहाँ पर इनका भी काव्य संग्रह है। और ग्राम गीत 1938 में लिखा गया था। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे, पसंद आए होंगे। अगर आप अच्छे से इनको याद करते हैं, पढ़ते हैं सारी चीज़ों को, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की भी तैयारी है हमारी जो कंप्लीट चल रही है, उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं।